अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 गैस हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अवोगाड्रोस लॉ के न्यूमेरिकल्स। अब आज की वीडियो में हम आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन है क्या? देखो, हमने 3 लॉज पढ़े ना गैस लॉज में। नंबर 1 बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रोस लॉ। अब इन तीनों लॉज को कंबाइन करके हमें जो इक्वेशन मिलेगी उसे हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस लॉ। तो सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमने अवोगाड्रोस लॉ में क्या पढ़ा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पर अगर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करें, देखो इसके एक साइड पर क्या है? वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम को हम एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों लॉज को कंबाइन कर रहे हैं। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे है? प्रेशर से। इन तीनों लॉज को कंबाइन करके हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसे हम जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट। बाकी चीज़ें हम वैसे ही लिखेंगे, प्रेशर। अब यहाँ पर इस कांस्टेंट को हम कहते हैं आर। ठीक है, हम क्या लिखते हैं इस कांस्टेंट को? आर। आर एन टी ओवर पी। अब यहाँ इस फॉर्मूले को हम अरेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? प्रेशर को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रोस लॉ को कंबाइन करके। इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसे हम कंबाइंड लॉ इक्वेशन भी कहते हैं, कंबाइंड लॉ इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन हमें तीनों लॉज को कंबाइन करके मिली है, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? कंबाइंड लॉ इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इससे हम आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो इसको याद रखना। अब यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट यूज़ किया है कैपिटल आर, इसे हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। और इस कैपिटल आर की कांस्टेंट वैल्यू है जो अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए अभी यहाँ पर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने इक्वेशन क्या पढ़ी? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब अगर हम इस इक्वेशन को 1 मोल के लिए लिखें, ठीक है, जब स्मॉल एन की वैल्यू 1 मोल हो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी वी इज इक्वल्स टू एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 आर टी। जब आर टी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आर टी की कोई भी वैल्यू है इसे हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आर टी ही आएगा। तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। ये हमने 1 मोल के लिए लिखा। अब इसे आगे हम और एक्सटेंड करते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट मौजूद है। हम क्या करेंगे? इस कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे। तो पी वी ओवर टी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू पी वी ओवर टी। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई है। अब यहाँ पे इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। अब इस इक्वेशन को अगर हम लिखें इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर के लिए, तो कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल्स टू P1 V1 ओवर T1। ये क्या है? ये हमने इक्वेशन लिख ली इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए।
अब जब हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, V1 से V2 करेंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा, P1 से P2 होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, T1 से T1 हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हम फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P2 V2 ओवर T2, ऐसा ही है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड्स हैं कि दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इट मीन्स जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है, इक्वल है। तो इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। तो ये भी एक एक्सप्रेशन बनती है जो कि हमने आइडियल गैस से ड्राइव की है। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, आगे इससे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस पढ़ी, कौन सी, PV इज इक्वल्स टू NRT और दूसरा P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। ना फॉर्मूला हमने पढ़ा PV इज इक्वल्स टू NRT। R यहाँ पर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम इस कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे और इसकी यूनिट ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, इस R को सेपरेट करना होगा। तो R इज इक्वल्स टू PV ओवर NT। R की जो वैल्यू है और R की यूनिट डिपेंड करती है कि हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं इसे किस यूनिट में ले रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं जब हमने प्रेशर लिया ATM में और वॉल्यूम ले लिया हमने डेसीमीटर क्यूब में, तब R की क्या वैल्यू होगी और यूनिट क्या होगी। तो R इज इक्वल्स टू, प्रेशर क्या है 1 ATM, STP पे प्रेशर क्या होता है 1 ATM। नाउ हमने क्या लेना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने लेना है डेसीमीटर क्यूब में। STP पे वॉल्यूम कितना होता है गैस का, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर लिख लिया, वॉल्यूम लिख लिया। नाउ नंबर ऑफ मोल्स STP पे कितने होते हैं, 1 मोल। टेम्परेचर STP का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली यूनिट के साथ। अब इसे हम करेंगे कैलकुलेट। 22.4 को डिवाइड करेंगे 273 से, 0.082। क्या वैल्यू आ गई आर की, 0.082। ना वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, अब यूनिट क्या होगी, देखो ATM DM क्यूब, डिवाइड का साइन है, इट मीन्स पर मोल केल्विन। इसको लिखेंगे कैसे, देखो ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। पर मोल केल्विन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ATM डेसीमीटर क्यूब -1 लिखेंगे फिर, और पर मोल केल्विन। ना अभी हमने कैलकुलेट किया आर को जब प्रेशर हमारे पास ATM में था और वॉल्यूम DM क्यूब में था। अब हम प्रेशर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि इसकी SI यूनिट है, और हम वॉल्यूम लेंगे मीटर क्यूब में जो कि SI यूनिट है। अब SI यूनिट को यूज़ करके हम निकालेंगे R की वैल्यू और यूनिट। तो इक्वेशन तो हम यही यूज़ करेंगे, R इज इक्वल्स टू प्रेशर। अब अगर हम STP के प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, STP पे होता है 1 ATM। 1 ATM कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर हमारे पास क्या बन गया, 101325। ये प्रेशर हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब STP पे वॉल्यूम क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। हमने किस में लिखना है वॉल्यूम को, मीटर क्यूब में। तो डेसीमीटर क्यूब को पहले हम चेंज करेंगे मीटर क्यूब में। देखो डेसी मतलब होता है एक्सपोनेंट -1, डेसी मतलब होता है एक्सपोनेंट -1। यहाँ पर क्या डेसीमीटर क्यूब है, क्यूब मतलब
3 टाइम्स, जैसे सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 दफ़ा सेंटीमीटर है, 2 टाइम्स है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 3 टाइम्स सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है, डेसीमीटर क्यूब है मतलब 3 टाइम्स है डेसीमीटर। तो एक्सपोनेंट -1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 3 टाइम्स है, क्यूब लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंट -3। तो हमें क्या करना होगा, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए एक्सपोनेंट 3 लिखना होगा साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है एसटीपी पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब, हमने इसे लिखना है मीटर क्यूब में। तो हम क्या लिखेंगे 22.4, डेसी की जगह हमने क्या लिख दिया एक्सपोनेंट -3। अब ये क्या बन गया, मीटर क्यूब बन गया। देखो एक्सपोनेंट के प्रीफिक्स होते हैं, जैसे कि मिली के लिए हम लिखते हैं -3, डेसी के लिए हम लिखते हैं एक्सपोनेंट -1, माइक्रो के लिए हम लिखते हैं -6, ठीक है, नैनो के लिए हम लिखते हैं -9, पिको के लिए -12। तो इस तरह से यूनिट्स के लिए प्रीफिक्स हैं, तो उनको अगर याद कर लोगे तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स में भी इसकी नीड होती है। अब हमने आर की वैल्यू निकालने के लिए ये प्रेशर यूज़ करना है और ये वॉल्यूम यूज़ करना है। एक्सप्रेशन हम यही यूज़ कर रहे हैं, R = प्रेशर क्या है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या है 22.4 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं 1 मोल हम लेंगे, और टेम्परेचर भी हम वही लेंगे जो एसटीपी पे होता है 273 केल्विन। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो 101325 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 22.4 एक्सपोनेंट -3 से, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करेंगे 273 से, आंसर हमारे पास आया है 8.313। आंसर क्या आ गया 8.313। अब यहाँ पे इसकी यूनिट देखो, ऊपर हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और प्रेशर के साथ है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब का क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मीटर स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मीटर, मीटर क्यूब मीन 3 टाइम्स मीटर। तो ये 2 टाइम्स जो मीटर है ये ऊपर इन 2 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 मीटर रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर को इसके क्यूब से कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या रह गया न्यूटन रह गया और मीटर रह गया, ठीक है। तो यूनिट में हम क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर, डिवाइड है तो पर, नीचे क्या है मोल केल्विन। मोल जब हम यूनिट में लिखते हैं तो उसमें ई नहीं लगाते, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 8.313 न्यूटन मीटर पर मोल, -1 के साथ लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा केल्विन। तो यहाँ पर हमने यूनिट ड्राइव की और वैल्यू निकाली कैपिटल आर की। अब यहाँ पर हमने जो आर की वैल्यू निकाली है न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन में, इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। इसको हमने अब चेंज करना है जूल पर मोल केल्विन में और कैलोरी पर मोल केल्विन में। अब यहाँ पर जो हमारे पास 1 न्यूटन मीटर है ये बराबर होता है 1 जूल के, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर = 1 जूल, ये हमने फिज़िक्स में पढ़ा है। वर्क डन लिखते हैं ना, यूनिट क्या होती है जूल, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो जूल = न्यूटन मीटर, ये हमने फिज़िक्स में पढ़ा, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 न्यूटन मीटर = 1 जूल। तो क्या हम इस न्यूटन मीटर की जगह पर जूल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 8.313 न्यूटन मीटर की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे जूल, जूल पर मोल केल्विन। तो इस तरह से हमने R की वैल्यू को जूल्स में भी लिख लिया। अब सेकंड हमने करने कैलोरी में। कैलोरी में अगर हम देखें तो 1 कैलोरी = 4.18 जूल्स। इसको राउंड ऑफ में हम अक्सर 4.2 जूल्स भी लेते हैं।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस जूल को हटाना है। इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, कैलोरी लिखना है। हटाने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, कोई भी अगर हमने वेरिएबल रिमूव करना है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो अब जूल्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जूल की वैल्यू लिखेंगे। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। तो 1 जूल कितने के बराबर होगा, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4.18 कैलोरी। अब इसे हम चेंज करेंगे, R इज इक्वल्स टू 8.313। जूल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जूल की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4.18। जूल की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/4.18 कैलोरी। अब आ गया कैलोरी पर मोल केल्विन। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसे डिवाइड कर लो। 8.313 डिवाइड बाय 4.18, 1.98। R इज इक्वल्स टू 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। यहाँ पर हमने R की तमाम वैल्यूज़ ड्राइव कर ली। 8.313 न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन, 8.313 जूल पर मोल केल्विन, 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। इसके अलावा 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल केल्विन। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। एप्लीकेशन में हमने 2 एप्लीकेशंस देखनी है, जिसमें से नंबर 1 है मॉलिक्यूलर मास। कि आइडियल गैस इक्वेशन के ज़रिए हम किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देखो हमने आइडियल गैस इक्वेशन में क्या पढ़ा, PV इज इक्वल्स टू nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में। तो स्मॉल n किसके बराबर हो गया, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू, इस n की जगह पे हम n का फॉर्मूला लिखेंगे। तो PV इज इक्वल्स टू स्मॉल m मतलब मास और कैपिटल M मीन्स मॉलिक्यूलर मास। तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, फिर क्या लिखेंगे, RT, ऐसे ही आ जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास। तो हम मॉलिक्यूलर मास को सेपरेट कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास को हम इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू ओवर PV। तो ये एक्सप्रेशन आ गई मॉलिक्यूलर मास की, जिसे हमने ड्राइव किया आइडियल गैस इक्वेशन से। इसके ज़रिए हम गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। नंबर 1 एप्लीकेशन इसकी हो गई मॉलिक्यूलर मास, और सेकंड एप्लीकेशन है डेंसिटी, कि हम आइडियल गैस इक्वेशन के ज़रिए किसी भी गैस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी बराबर होता है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, अभी आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव की। कैपिटल M इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो मास भी है वॉल्यूम भी है, तो मास ओवर वॉल्यूम को हम किसके इक्वल ले सकते हैं, डेंसिटी के। देखो कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू स्मॉल m ओवर v, बाकी हमने ऐसे ही लिख दिया RT अपॉन P। तो क्या इस चीज़ को हम डेंसिटी के इक्वल ले सकते हैं, ले सकते हैं। डेंसिटी किसके बराबर है, मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, मास ओवर वॉल्यूम। तो अब हम ये लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी RT ओवर P। अब यहाँ से डेंसिटी को सेपरेट कर लो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल M P ओवर RT। ये एक्सप्रेशन बन गई डेंसिटी की। ये दोनों इक्वेशंस हमने कहाँ से ड्राइव की हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके ड्राइव किया है, और इनके ज़रिए फिर हम गैस का मॉलिक्यूलर मास और गैस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं, सेल्फ असेसमेंट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।